दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बात कर रहे हैं टेट में पूछे गए कुछ प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में मैथमेटिक्स में, जो कि जैसे परसेंट से पूछे गए और कई चैप्टर से पूछे गए क्वेश्चन। जैसे कि हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे इस टाइप से है कि एक कोई खंभा है और खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में है। यानी कि एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है और जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है। साथ ही एक खंभा है, ये कहा गया कि एक कोई खंभा है और खंभे का जो खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है। कितना? 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है। 4/7 भाग मान लेते हैं कि 1 मीटर खंभा है जिसका 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है। और फिर कहा जा रहा है कि जब धंसे हुए को बाहर खींचा जाता है, 1/3 भाग खींचा जाता है। यानी कि धंसे हुए का कितना भाग खींचा जाता है? 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है। यानी कि ये वाला इसका पार्ट 1/3 पार्ट बाहर खींच लिया जाता है। और खींचने पर तो पाया गया कि 8 मीटर खंभा अभी भी कीचड़ में धंसा हुआ है। अगर 1/3 भाग बाहर खींच लिया गया तो बचा भाग जो है वो भी पाया गया कि इसकी भी लंबाई कितनी है? 8 मीटर है। तो कहा गया तो बताना है आपको कि खंभे की पूरी लंबाई क्या है। साथियों तो बताना है कि खंभे की पूरी लंबाई क्या है। तो हम मान लेते हैं खंभे की पूरी लंबाई कितनी है? x मीटर है। हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि खंभे की पूरी लंबाई x मीटर है। तो हमने कहा 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है। तो साथियों धंसा हुआ भाग कितना है? 4/7 भाग। लेकिन इससे कुछ पार्ट बाहर निकाला जाता है। तो कितना पार्ट बाहर निकाला जाता है? 4/7 x का 1/3 भाग। 1/3 भाग बाहर निकाला जाता है। तो बाहर निकालने पर बचा भाग जो बाहर निकाल लिया जाता है, मान लो इतना भाग बाहर निकाल लिया गया, 1/3 भाग बाहर निकाल लिया गया, तो बचा हुआ भाग कितना है? 8 मीटर है। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो प्रश्न एक बार समझिए। प्रश्न कह रहा है कि एक खंभा है, कह रहा है एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है। हमने देखा एक खंभा है जिसका 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है। और फिर कहा जा रहा है कि धंसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर खींच लिया जाता है। इस धंसे हुए पार्ट का 1/3 भाग बाहर खींच लिया जाता है। और 1/3 भाग बाहर खींचने के बाद जो शेष बचता है, हमने देखा कि अभी भी 8 मीटर खंभा कीचड़ में धंसा हुआ है। तो कह रहा है कि पूरे खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो साथियों हमको पूरे खंभे की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि x मीटर की लंबाई हमको पता करनी है। तो हमने कहा प्रश्नानुसार क्या कह रहा था कि यदि 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है तो माइनस जो 1/3 भाग 4/7 भाग का जो बाहर खींचा गया उसको हम माइनस कर देंगे। और तब भी कीचड़ में कितना भाग धंसा हुआ है? 8 मीटर भाग धंसा हुआ है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो 4/7x हम इसको अगर कॉमन ले लें तो ये कितना हो जाएगा? -1/3 और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। तो 4/7 x और गुणे कितना हो जाएगा? 3 एकम 3 - 2 यानी कि 2/3 बराबर 8। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से 2 4 जा कितना हो जाएगा? 8 और ये हो जाएगा आपका 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1। और x बराबर कितना आ गया? 21 मीटर। तो x बराबर कितना आ गया? 21 मीटर। यानी कि खंभे का जो पार्ट है टोटल लंबाई कितनी हो गई? टोटल लंबाई हो गई साथियों 21 मीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि A और B, कह रहा है A और B एक काम को 12 दिन में करते हैं। क्या कह रहा है? A और B, A एंड B दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। कितने दिन में? 12 दिन में। 12 दिन। A और B मिलकर मतलब A प्लस B मिलकर कितने दिन में कार्य करते हैं? 12 दिन में।
और बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। और फिर कह रहा है सी और ए मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। 20 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए ए अकेले, तो प्रश्न कह रहा है तो बताइए ए अकेले कितने दिन में कार्य करेगा? ए अकेले कितने दिन में कार्य पूरा करेगा, ये प्रश्न है। साथियों कह रहा है कि ए और बी एक काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिन में करते हैं, सी और ए 20 दिन में करते हैं। तो बताइए ए अकेले कितने दिन में कार्य करेगा? तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे ए और बी कितने दिन में? 12 दिन में। तो ए और बी का एक दिन का काम जो आएगा, एक दिन का काम, क्या? एक दिन का काम। ए और बी एक दिन में जो कार्य पूरा करेंगे कितना? 1/12। 1/12 भाग पूरा करेंगे। और इसी प्रकार से बी और सी का एक दिन का काम जो निकलेगा वो कितना होगा? 1/15। 1/15 दिन में करेंगे। और सी और ए मिलकर के कितने दिन में करेंगे? 1/20 दिन में। तो साथियों टोटल हम काम निकालेंगे, तीनों का एक दिन का काम निकालेंगे तो कितना आएगा? 2a + b + c बराबर कितना आ जाएगा? इसको हम टोटल कर लेंगे, यानी कि 1/12, 1/15 और प्लस 1/20 ऐसे। तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा टोटल एक दिन का काम। ये बात समझ में आई? कैसे करेंगे? एक दिन का काम 12, तो ए बी और सी एक दिन का काम 15 और सी और ए मिलकर के कितना दिन में? 20 दिन में कार्य करेंगे। तो ए बी सी टोटल काम कितना आ जाएगा? इस प्रकार से हम निकाल लेंगे, यानी कि 12 पंचे 60 और फिर 15 दूना 15 चौके 60 है ना, 12 पंचे 60, 5 एकम 5 और फिर 15 चौके 60 और फिर 20 तिया 60। तो ये आ जाएगा टोटल कितना? 5 4 9 3 12, 12/60, 12/60। तो ये 12 एकम 12, 12 पंचे 60। तो ये आ गया 2a + b + c बराबर कितना है? 1/5। तो a और b और c, ये इधर देख लेंगे, a और b और c तीनों मिलकर के कार्य कितना करेंगे? क्योंकि 2 ये कितना कार्य करेगा? 1/5, 1/5 भाग। तो a और b और c मिल करके एक दिन का काम कितना हो जाएगा? टोटल 1/10, 1/10 दिन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि टोटल ए बी सी का काम आ गया 1/10, तो हमको ए अकेले का निकालना है। तो ए अकेले का कैसे निकलेगा? ए अकेले का निकलेगा a + b + c का एक दिन का काम माइनस क्या? b + c का एक दिन का काम। तो ये टोटल निकल आएगा। तो ए बी सी का हम देखते हैं 1/10 भाग, और बी और सी का हमने देखा कितना? एक दिन का काम। एक दिन का काम बी और सी का 1/15 भाग। तो 1/15 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 15। और ये एलसीएम ले लेंगे, 15 दूना 30, ये 30 और ये कितना आ जाएगा? 15 दूना 30, यानी कि 1/30। तो ये कितना आ गया? 1/30 भाग, 1/30 भाग। या इसको हम कहेंगे कि ए अकेले कितने दिन में करेगा? 30 दिन में करेगा। तो ए अकेले कितने दिन में? ये भाग आ गया 1/30 भाग। तो कितने दिन लगेंगे ए को काम करने में? 30 दिन। कितने दिन काम करने में लगेंगे? 30 दिन। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज है ABC, यदि एक त्रिभुज है और इसकी मध्य भुजाएं दी गई हैं DEF, और कहा गया कि कौन सा ऑप्शन सही है। मतलब ए बी, 3 ऑप्शन दे रखे हैं, A, B, C और D। ये 3 ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और बताया गया कि यदि ये मध्य बिंदु है, A, B, C का D मध्य बिंदु है और E मध्य बिंदु है, F मध्य बिंदु है, तो बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो साथियों बिल्कुल सिंपल है, हम देखेंगे कि यदि ये मध्य बिंदु है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे और ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और जब ये भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो साथियों इनकी ये भुजा क्या होगी? आपस में बराबर होगी।
तो देखिए ये सारी भुजाएं आपस में जब बराबर होंगी तो ये त्रिभुज कितना हो जाएगा, एक त्रिभुज के बराबर कितने पार्ट निकल रहे हैं, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये और चौथा पार्ट ये। यानी कि त्रिभुज एबीसी के कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं। तो त्रिभुज एबीसी जो है डीईएफ, अब देखिए ये जो त्रिभुज है ये त्रिभुज, तो डीईएफ का चौथा पार्ट है क्या, त्रिभुज एबीसी, यानी कि बराबर पार्ट है तो इसका चौथाई भाग ये हो गया। इस प्रकार से हम सॉल्व कर लेंगे, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो संख्याओं का अंतर 5 है और 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 36 है। और कह रहा है कि इनके व्युत्क्रमों का अनुपात ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों का अनुपात, व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि व्युत्क्रम 1/a और 1/b इनका अंतर ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन है। देखिए बिल्कुल सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन को हम करने के लिए क्या करेंगे, हम ऐसे ही देख लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम ए बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस अगर कॉमन ले लें तो ए माइनस बी अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी। और हमको पता है माइनस ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 5 और ए बी की वैल्यू कितनी है, 36 है। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, आंसर आ गया -5 अपॉन 36, ये आंसर आ गया। तो क्या कह रहा था, ए माइनस बी यानी कि संख्याओं का अंतर कितना है, माइनस है, संख्याओं का गुणनफल कितना है, 5 है और संख्याओं का गुणनफल कितना है, 36 है। तो कह रहा है व्युत्क्रमों का अनुपात, हमने व्युत्क्रम देखा और व्युत्क्रम की वैल्यू रखी और आ गया हमारा आंसर कितना, -5/36। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया, 2017 में साथियों स्टेट में पूछा गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है। 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है। यदि संख्या में 9 जोड़ने पर अंकों का स्थान बदल जाता है तो संख्या बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए यदि अंकों का गुणनफल कितना है, 6, अंकों का गुणनफल है 6 और यदि संख्या में 9 जोड़ने पर स्थान बदल जाते हैं। यदि संख्या, मान लो संख्या है 10a + b, यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, संख्या में कितना जोड़ दिया जाए, 9, तो स्थान क्या हो जाता है, बदल जाता है, यानी कि 10b + a हो जाएगा, +a हो जाएगा। और गुणनफल दिया गया है 6। देखिए इसके 2 तरीके हैं लगाने के, इसके 2 तरीके हैं। पहले एकदम आसान तरीका समझिए। देखिए कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल 6 है। अगर हम ऐसे ही देख लें, 2 संख्याएं, मान लो 23 हम ले लें और 23 को हम गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा कितना होगा, 6। 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 6 है। और कहा जा रहा है कि यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो स्थान क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो हम इसमें 9 जोड़ के देखें, 23 + 9 यानी कि 9 3 कितना हो गया, 12 और 2 1 3। देखिए साथियों स्थान बदल गया कि नहीं, 3 जो 2 था वो इधर आ गया और 3 था दहाई के अंक पर चला गया। तो जो इकाई था वो दहाई हो गया और जो दहाई था वो इकाई हो गया। तो इस प्रकार से स्थान भी बदल जाते हैं, यानी कि संख्या कौन सी सही है, यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए इस प्रकार से ये आंसर तुरंत निकल आया। हम क्या करेंगे, हम ऐसे ही देख लेंगे कि 2 3 जा कितना हो गया, 6। तो इसमें साथियों इस प्रकार से अगर मान लो हमने 2 3 की जगह अगर आप ये कह सकते हैं कि 23 ही क्यों लिया, 2 3 ही क्यों लिया, क्योंकि 3 2 का भी मल्टीप्लाई कितना होता है, 6 होता है। अगर हम 32 ले लें थोड़ी देर के लिए तो 32 का भी मल्टीप्लाई 6 होता है, लेकिन इसमें क्या 9 जोड़ने पर स्थान बदल जाता है। देखिए 9 3 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, यानी कि स्थान बदलता नहीं है बल्कि दूसरा एक नया नंबर हो जाता है। तो इसलिए ये क्या हो गया, ये गलत हो गया और 23 वाला हमने देखा ये सही हो गया, ये एग्जैक्ट आ रहा है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे बहुत ही आसानी से। अगर हम दूसरा जो देखते हैं दूसरा मेथड, तो दूसरा मेथड जो बता रहे हैं वो इस प्रकार से है।
फिर दूसरा मेथड हम क्या देखते हैं कि हमने देखा कि दो संख्याओं का गुणनफल 6 है और यदि 10a प्लस b हमने संख्या ली और इसमें 9 जोड़ा तो देखा स्थान बदल जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10a प्लस कितना हो जाएगा b प्लस 9 इक्वल टू 10b प्लस a, ये हो गया। अब यहां से देखें 10a और माइनस का क्या 10b माइनस कर दो तो b प्लस का b माइनस का 10b और इक्वल टू a को भी माइनस करेंगे तो माइनस a और इक्वल टू 9 को इधर जाने दें तो ये कितना आ जाएगा 10a 9a और प्लस माइनस 9b इक्वल टू माइनस का 9 तो a माइनस b इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 1। ये आ गया a माइनस b का वैल्यू 1 और a b का वैल्यू 6। तो अब a प्लस b की वैल्यू हम निकालेंगे। a प्लस b की वैल्यू कितनी आएगी, इसका स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा माइनस 2ab और प्लस का 4ab, ये माइनस का 2ab ये 2ab, हाँ इतना हो गया। तो अब देखिए a प्लस b की वैल्यू हमको पता करना है। a माइनस b की वैल्यू कितनी -1 का होल स्क्वायर और प्लस 4ab की वैल्यू हमको पता है 6 है तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 24। अब ये कितना हो गया 25 तो a प्लस b का होल स्क्वायर कितना हो गया 25। तो क्योंकि जब अंडर रूट हटेगा तो ये कितना आ जाएगा a प्लस b इक्वल टू अंडर रूट 25। तो अंडर रूट 25 मतलब 5 ये, तो ये आ जाएगा। तो 5 यहाँ पर हम 5 रखेंगे तो देखिए यहाँ से 5 से 1 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ 5 1 कितना हो जाएगा 4। अब 2 2 जा 4, a की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब a की वैल्यू हम किस में रखेंगे, किसी भी इक्वेशन में रख दें, इसमें रख दें ए बी इक्वल टू 6 तो a की वैल्यू 2 तो b की वैल्यू कितनी आ गई 3, b की वैल्यू आ गई 3, यानी कि जो संख्या हमने मानी थी ए बी तो a की वैल्यू 2 b की वैल्यू 3। तो इस प्रकार से भी हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि कोटिपूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है, दो कोटिपूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है तो दोनों कोण क्या होंगे। देखिए प्रश्न बहुत आसान कह रहा है, यदि दो कोटिपूरक कोण, हमेशा कोटिपूरक कितने होते हैं जिनका ऐड कितना होता है 90 डिग्री। मान लिया पहला कोटिपूरक जो है वो मान लिया x डिग्री है और दूसरा जो एंगल है कोटिपूरक वो मान लिया 90 माइनस x है। दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो दो कोटिपूरक कोणों का अंतर कितना है, कहा जा रहा है अंतर 40 डिग्री है। हाँ अंतर 40 डिग्री है। तो अगर अंतर करेंगे तो x माइनस क्या 90 माइनस x इक्वल टू कितना, अंतर 40 डिग्री है। तो हम देखेंगे x ये माइनस का 90 और प्लस का कितना आ जाएगा x इक्वल टू 40। तो ये हो गया 2x इक्वल टू कितना हो गया 40 प्लस 90, ये हो गया 132x। तो ये कितना हो जाएगा 2 6 2 5, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई 65 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 65 डिग्री। x की वैल्यू 65 आ गई तो अल्फा आ गया तुम्हारा कितना, a कोण आ गया 65 डिग्री। अब बीटा की वैल्यू निकालेंगे यानी कि 90 माइनस एक्स, यानी कि 90 माइनस क्या 65, तो ये कितना आ जाएगा 25, ये 25 डिग्री। यानी कि दोनों एंगल कितने आ गए, एक आया 65, ये एंगल कितने आए, पहला आया 65 और दूसरा आया क्या 25 डिग्री। तो दोनों एंगल इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। बात समझ में आई। किसी संख्या का 3/4 कह रहा है, किसी संख्या का 3/4 का 2/3 24 के बराबर है तो उस संख्या का 1/4 ज्ञात कीजिए। किसी संख्या के 3/4, किसी संख्या के 3/4, देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या के 3/4 का 2/3, 3/4 का 2/3 किसी संख्या का, मान लेते हैं x संख्या है तो x संख्या का 3/4 का 2/3 कितना है 24 है, 24 के बराबर है, 24 के बराबर है। तो
तो कह रहा है संख्या का 1/4 क्या होगा। तो देखिए पहले तो संख्या हम निकालेंगे। माना हमने संख्या क्या है, क्या हमने मान लिया, माना संख्या x है। माना संख्या क्या है, x हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए x संख्या है। तो x का 3/4 का 2/3 बराबर 24 है। तो हम क्या करेंगे, x 3/4 गुणे 2/3 बराबर कितना, 24। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 24 गुणे 4 3 12 ऊपर और ये 6 नीचे, 6 चौके 24, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 48। अब कह रहा है संख्या का 1/4, तो संख्या x है तो x का कितना 1/4 कितना होगा, तो 48 का 1/4। तो ये आ गया 4 कम 4 और ये 12। तो ये आ गया संख्या का 1/4 कितना होगा, 12। ये आ गया क्या आंसर। तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए यदि क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी संख्या का 60%, क्या दिया गया है, यदि किसी संख्या के 60%, यदि किसी संख्या के क्या 60%, यदि किसी संख्या का 60% का 3/5वां भाग 36 है, का 3/5वां भाग कितना है, 36 है। 3/5वां भाग 36 है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं। मान लेते हैं कोई संख्या का 60% क्या है, 60% का 3/5वां भाग कितना है, 36 है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 60 अपॉन कितना हो जाएगा, परसेंट का मतलब 1/100 और ये 3/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36। तो ये तुम्हारा 0 से 0 कैंसिल हो गया और 2 3 जा कितना होगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और ये आ गया आपका x इक्वल टू 36 और ये 5 5 जा 25 ऊपर चला गया और 3 3 जा 9 नीचे हो गया। तो 9 4 जा कितना आ गया, 48 और x इक्वल टू कितना आ गया, 100। तो यही क्या हो गया, ये संख्या हो गई। बात समझ में आई। ये संख्या इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7 प्लस कितना है, हाँ 7 प्लस 2 √ 10, 7 प्लस 2 √ 10 ये है। और कह रहा है इसका वर्गमूल क्या होगा, यानी कि इस पूरे का √ क्या होगा, √ की वैल्यू पूछी जा रही है। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए देखिए क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर 10 आ रहा है, √10 आ रहा है, यानी कि इसको अगर 5 और √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, √10 हो जाएगा कि नहीं ये चीज। तो ये क्या लिखा हुआ, 2 √5 √10 और ये। अब इसी हिसाब से 2ab अगर इसको मान लें, a और b, तो हम देखते हैं 2ab का फार्मूला बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला। देखिए कैसे, इसको हम 5 को क्या लिख सकते हैं, √5, 5 प्लस 2 लिख सकते हैं कि नहीं। 5 को क्या लिख सकते हैं, 7 को लिख सकते हैं। देखिए यहाँ 7 है, 7 को लिख सकते हैं 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 लिख सकते हैं कि नहीं। अब 5 को लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर। तो a² प्लस b² और प्लस 2 इंटू a इंटू b, ऐसे कुछ फार्मूला बन रहा है। देखिए इसको a² और इसको क्या मान लेते हैं, √2 का स्क्वायर, यानी कि ये कितना लिखा हुआ है 7, 5 और 2 कितना 7, इसको हम ऐसे तोड़ देंगे और प्लस 2 10 को ऐसे तोड़ देंगे, 5 √5 कितना 2 और ये हो जाएगा आपका कितना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, √5 √a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इसको हम लिख सकते हैं पूरे का √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। और जब √ से बाहर आएगा तो √5 प्लस √2, यही क्या हो गया। तो बहुत ही सिंपल है, बस इसमें फार्मूला तुमको लगाना है a² प्लस b² प्लस 2ab, जिसका होल स्क्वायर क्या होता है a प्लस b। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 2/3 है तो लाभ और हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य
उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, ये प्रश्न कहा जा रहा है। तो हम थोड़ी देर के लिए अगर मान लें इस क्वेश्चन को कि विक्रय मूल्य हम मान लेते हैं, माना विक्रय मूल्य जो है वो कितना है 100, सेलिंग प्राइस कितनी है 100, विक्रय मूल्य 100 है। तो क्रय मूल्य देखिए यहाँ पर, तो प्रश्न कह रहा है यदि विक्रय मूल्य हम क्या मान ले 100, तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। देखिए क्रय मूल्य कह रहा है विक्रय मूल्य का 3/2 है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/2 है। तो विक्रय मूल्य अगर हम 100 मान ले रहे हैं तो 3/2 कर ले, तो ये कितना आ जाएगा क्रय मूल्य, ये आ जाएगा तुम्हारा क्रय मूल्य बराबर 150। तो ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। तो इस प्रकार के से साथी हम क्वेश्चन कर, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/2 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए देखिए क्या करेंगे, लाभ या हानि प्रतिशत हम देखते हैं कास्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, हानि होगा। तो हानि हम निकालेंगे कैसे, हानि परसेंट निकालेंगे, हानि प्रतिशत बराबर कैसे, कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि 150 माइनस 100 और अपॉन कितना कास्ट प्राइस 150 और गुणे 100, यही तो हो जाएगा। तो ये 50/150 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 5 3 जा, यानी कि 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1/3%। तो ये कितना आ गया 33 सही 1/3, 33 सही 1/3% है ना। तो हानि का प्रतिशत कितना आ गया, यह 100/3%। तो ये तुम्हारा आ गया क्वेश्चन, हानि प्रतिशत निकालेंगे ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक A/3 बराबर B/4 और C/7, B/4 और B/4 इक्वल टू C/7 ये है, यदि इतना हो, यदि A/3 B बराबर 4 C/7 यदि इतना हो, तो A प्लस बी प्लस C यानी कि तो A प्लस बी प्लस C की वैल्यू फाइंड आउट करो। देखिए ऐसे प्रश्न के लिए हम क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल है, बस इसमें हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ऐसे कि A/3 इक्वल टू B/4 इक्वल टू C/7 इक्वल टू K हम मान लेते हैं। माना अगर ये हमने माना कि A/3 बराबर B/4 बराबर C/7 इक्वल टू K, तो A की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, A/3 बराबर K, यानी कि A की वैल्यू कितनी आ गई 3K। इसी प्रकार से B की वैल्यू कितनी आएगी 4K और C की वैल्यू कितनी आएगी 7K, ये आ जाएगी। अब A B C की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए A B C की वैल्यू रखेंगे, तो A की वैल्यू कितनी है 3K और प्लस B की वैल्यू कितनी है 4K प्लस C की वैल्यू कितनी है 7K अपॉन C की वैल्यू 7K। तो ये कितना हो जाएगा 3 7 7 कितना हो जाएगा 14K अपॉन 7K और K से K कैंसिल और 7 2 जा 14, यानी कि वैल्यू आ गई कितनी 2। तो A प्लस बी प्लस C अपॉन C की वैल्यू कितनी आई 2, यही क्या हो जाएगा आंसर। ये बात समझ में आई। तो इस प्रकार से हम सॉल्व कर लेंगे, यानी कि तो साथियों आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।